दिल्ली गैंगरेप पीड़ित लड़की का हुआ अंतिम संस्कार। पहरे के बीच दिल्ली में देर रात तक जारी रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। दिल्ली गैंगरेप मामले में 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद। आरोपियों पर धारा 302 के तहत चलेगा केस। पीड़िता की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर प्रवास कार्यक्रम किया रद्द। लालू ने रद्द की 9वें चरण की परिवर्तन यात्रा। गैंगरेप की घटना से दहला समस्तीपुर और गिरिडीह। समस्तीपुर में हवस के दरिंदों ने एक छात्रा के साथ किया गैंगरेप। गिरिडीह में जमीन की खातिर चाचा चाची ने नाबालिग भतीजी की अस्मत का किया सौदा। शिबू सोरेन ने अर्जुन मुंडा का प्रस्ताव ठुकराया। राज्य समन्वय समिति बैठक में प्रस्ताव को किया खारिज। बुलावे के बाद भी जेएमएम बैठक में नहीं पहुंचे सीएम। और चेन्नई में आज भारत का पाकिस्तान के साथ हो रहा है सीरीज का पहला वनडे मैच। भारत की खराब शुरुआत। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा, हेलो डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं कि कैसे रहें आप बीमारियों से दूर और कैसे रखें अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित। स्वस्थ रहना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अगर शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ होती है तो इससे सिर्फ वो अंग ही नहीं बल्कि हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। ऐसे में कैसे परेशानियों और बीमारियों से निपटा जाए, इस पर आज हम चर्चा करते हैं हेलो डॉक्टर में। आप भी अपनी समस्या का समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. सिंह, जो करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, आपके सवालों का देंगे जवाब, ताकि आप डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों और जानकारी का फायदा उठा सके। तो उठाइए फोन, जुड़ जाइए हमारे साथ और पूछिए अपना सवाल। हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0612-254-0443। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप फोन कर सकते हैं 0612-254-0282। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप एम्स के डायरेक्टर हैं। एम्स में ऐसी क्या खास बात है कि लोग ज्यादातर वहां जाना चाहते हैं इलाज के लिए? एम्स की जो मुख्य बात है वो ये है कि जो आधुनिक चिकित्सा है या आधुनिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे आम आदमी को अवेलेबल होते हैं। और इसलिए एम्स में लोग ज़्यादातर जाना चाहते हैं और बहुत अधिक मात्रा में बिहार के लोग दिल्ली एम्स जाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो पटना में ऐसी क्या खास व्यवस्थाएं मिलेंगी जो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मरीजों को? पटना में जो एम्स बन रहा है वो 2012 का एम्स है। दिल्ली में एम्स जो बना था वो 1956 का था और 2012 में भारत ने बहुत प्रगति कर ली है। तो ये एक आधुनिक एम्स यहाँ पे अवेलेबल होगा जो कि हर प्रकार की आधुनिक चिकित्सा को आम आदमी तक पहुँचाने में समर्थ होगा और इसलिए लोगों को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिहार की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसे अगर आप देखते हैं तो वो किस दृष्टि से बहुत विशेष आपको लगता है, और क्या आपको लगता है कि जो बात दिल्ली में है वो पटना में भी हो पाएगी? क्योंकि एम्स का जो एक नाम है वही बहुत है अपने आप में। मरीजों को बस नाम सुनते ही लगता है वहाँ पर हम जाएंगे तो स्वस्थ होकर आएंगे। बिहार में बहुत सुदूर एरियाओं में जगहों पे काफ़ी संसाधनों की कमी है और इस सेंस में वहाँ पे जो व्यक्ति बीमार होता है उसको ये पता नहीं होता कि कहाँ जाए और क्या करे। तो सबसे पहले तो एम्स का काम ये होगा कि सुदूर स्थित आम आदमी के साथ जुड़ जाए, सीमलेस तरीके से जुड़ जाए, जिससे कि वो अपने टेलीमेडिसिन इत्यादि से आम साधनों से एम्स से कांटेक्ट करके वहाँ से चलने से पहले ही राय ले सके कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए।
इस संबंध में जो है, एक तो ये है कि अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या आकस्मिक चिकित्सा की समस्या हो, तो एक आम आदमी को ये मालूम हो कि क्या करना चाहिए, वो सचेत हो और सक्षम हो। ऐसा प्रशिक्षण जो है हम लोग संकट मोचन नागरिक नामक प्रशिक्षण द्वारा करते हैं और करेंगे। और पंचायतों में, बिहार की पंचायतों में कुछ ऐसे युवक और युवती जो जिनमें की सेवा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, उनको प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि वो आम आदमी को वहाँ से हमसे कांटेक्ट में ला सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। जी डॉक्टर, ये भी जानना चाहेंगे कि एम्स पटना दुनिया भर के जितने भी संस्थान हैं उनमें से अलग कैसे होगा? दुनिया भर के जितने चिकित्सा संस्थान हैं या सेवा के साधन हैं, वो अपनी सीमाओं में सीमित हैं, उन तक रोगी को जाना पड़ता है। और एम्स पटना का है कि ये बाउंड्री लेस वे में, सीमलेस वे में जो स्टेट के चिकित्सा सेवा के सर्विसेज हैं उनसे जुड़ जाए, और दूसरे आम आदमी भी इसको जो है अपने घर बैठे अप्रोच कर सके, उनसे राय ले सके। डॉक्टर, इसके अलावा एक और सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं मेडिकल की, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो बाहर के राज्यों में जाएं, वहाँ जाकर पढ़ाई करें और बाहर जाकर ही अपनी सेवाएं भी दें। क्या पटना में एम्स खुलने के बाद मेडिकल के छात्रों को भी कोई सुविधा मिलेगी? देखिए, जो विद्यार्थी है उसका मुख्य मकसद होता है सीखना। और पटना में, बिहार में तो गंगा बहती है, रोगी बहुत हैं, तो उन पे सीखने का, अनुभवी होने का बहुत अच्छा मौका होता है, और सीमित संसाधनों में उनका इलाज करने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, और जब एम्स में सब आधुनिक व्यवस्था होगी चिकित्सा की, तो वो सब लोग वापस आने की सोच रहे हैं। इसमें कोई खास वजह आप मानते हैं कि रूरल एरियाज में नहीं जाना चाहते, जो खास तौर पर प्रैक्टिस करने की शुरुआत ही कर रहे हो डॉक्टर? वो उसका जो है मुख्य ये बात यह है कि कोई भी चिकित्सा जो है बिना संसाधनों के नहीं होती, और रूरल एरिया में खाली डॉक्टर भेज देने से कोई समाधान नहीं होता। तो शुरू में वो इलाज नहीं कर पाता, उसका मरीजों से उसको जो है रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, तो सीमित संसाधनों में जाके कोई काम नहीं करना चाहता जल्दी। जब अनुभवी डॉक्टर हो जाए तो फिर वो सीमित संसाधनों में भी मरीज का जो है वो उपयोगी इलाज कर लेता है। इसलिए जहाँ संसाधन हो वहीं पे डॉक्टर होना चाहिए। तो जैसा आप बता रहे हैं कि एम्स पटना वो कहीं किसी भी जगह पर बंधा हुआ नहीं है, खुला है, ताकि ग्रामीण इलाकों में भी इसकी पहुंच हो सके, सारी चीज़ें हो, तो वो कैसे मुहैया कराएंगे? क्या प्लानिंग से ये जानना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गई। आपके जो हेलो डॉक्टर टाइप का प्रोग्राम है, इससे लोग जो है हमसे बात कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। इसी तरह से नेट की सुविधा है। बिहार के 5,500 पंचायतों में अब कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें हमारे स्पेशलिस्ट से बातचीत हो सकती है। इसलिए उन पंचायतों में हम लोग 2 युवक और युवतियों को ट्रेन करके, 36 कहेंगे उनको, और वो वहाँ हमसे संपर्क करा सकते हैं रोगियों का और सवालों का। तो हम इस तरह से बिहार की आम जनता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर, आप खुद एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो क्या लोगों की एक कहावत है कि ठंड में हड्डियों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है, इस पर क्या राय है आपकी? ये तो बहुत पुरानी सेइंग है कि पुरवाई जो है वो हड्डी की दुश्मन होती है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी महिलाओं को प्रकृति जो है वो सपोर्ट करती है 45 साल की उम्र तक, जब तक बच्चे हो रहे होते, तो उसमें जो है उनका कैल्शियम लेवल्स वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, वो हार्ट अटैक से बची रहती हैं।
पर 45 साल के बाद उनकी जो बोन की कैल्शियम लेवल्स हैं बहुत लो हो जाती हैं और उससे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन पेन्स होती हैं, डिफॉर्मिटी होती है, फ्रैक्चर्स भी होने लगते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं ठंड में बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसका जो मुख्य एक इम्पॉर्टेंट जड़ है इसके इलाज की कि कम से कम जो है आध घंटे की 1 घंटे की वॉक जो है, इतनी एक्सरसाइज, मिनिमम एक्सरसाइज एवरीडे ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मसल एक्टिविटी से बोन्स में कैल्शियम बना रहता है। अच्छा, चलिए डॉक्टर, हम और विस्तार से जानेंगे कि कैसे लोग इस जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं या हड्डियों में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि हड्डियों से जुड़े रोग से निदान कैसे पाया जाए। और इसके अलावा अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो आप सीधे डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साधारण फेस